ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ SLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರಲ್ಲಿ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 38ರವರೆಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ ಕಾಮನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25 ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 29ವರೆಗೂ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25 ಕವಿ ಪರಿಚಯ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26 ಸಾರಾಂಶ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27 ಅಲಂಕಾರ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 28 ಗಾದೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 29 ಸಂದರ್ಭ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. मैं लास्ट क्लास में ऑलरेडी पूरे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बता चुका हूँ. क्वेश्चन पेपर पैटर्न में थोड़े स्टूडेंट्स कमेंट्स किए थे कॉमन सेंटेंसेस कौन से दोबारा रिवीजन कीजिए बोलकर. मैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 25 टू 29 तक 33 संदर्भ तक भी कॉमन सेंटेंस क्लास में लिखा चुका हूँ और पढ़ा भी चुका हूँ. फिर भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ. बेहतर है आप सबसे पहले कॉमन सेंटेंस के लिए तैयारी करना. क्यों बोले तो हर मेन में अटेंड करना बहुत ज़रूरी है. हर मेन को अटेंड करना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25. आपको मालूम है क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मल्टीपल रहेंगे, वो तो ग्रामर रहेगा. थोड़े स्टूडेंट्स कमेंट किए हैं अलंकारा समासा पढ़ाओ बोलकर. वो ज़्यादा टॉपिक होने की वजह से नेक्स्ट क्लास में अलंकारा ग्रामर की पूरी क्लास नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी आपको. आज की क्लास 1 to 4 MCQs रहेंगे, 5 to 16 1 मार्क्स के 12 क्वेश्चंस रहेंगे. अगेन 17 to 24 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन रहेंगे. 25 को कॉमन सेंटेंस की ज़रूरत है. वहाँ क्वेश्चन आंसर में कहाँ भी कॉमन सेंटेंसेस नहीं रहेंगे. इस वजह से क्वेश्चन नंबर 25 कवि परिचय, इसका कॉमन सेंटेंस कौन सा है. थोड़े बच्चे जो हमारी क्लास अटेंड नहीं किए उन लोगों को शायद नहीं समझ में आता, समझता हूँ कॉमन सेंटेंस का मतलब क्या है. क्वेश्चन नंबर 25 ऐसा रहेगा, ಕೆಳಗಿನ ಕವಿಯ ಕಾಲ ಕೃತಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ बोलकर. इसका मतलब ये है जो दिया गया राइटर के इन्फॉर्मेशन को, कवि का प्लेस, काला, व्हेन ही वाज बॉर्न और कौन से बुक्स लेकर है, कौन से अवार्ड्स उसे मिले, ये इन्फॉर्मेशन को सेंटेंस फॉर्मेशन में लिखना है. अब आप तो इन्फॉर्मेशन तो हम लोग नोट्स दे चुके हैं, उसमें पढ़ लेंगे. फॉर एग्जांपल आरामित्रा है, फॉर एग्जांपल कुवेंपु है. इस तरह कुवेंपु का आप लिखेंगे काला व्हेन ही वाज बॉर्न 1904 ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 1904. ಸ್ಥಳ ಹಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಲೂಮ್ है आपको. ಕೃತಿಗಳು ಬುಕ್ಸ್ ನೇಮ್ लिखना है. ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು, ಕಾನೂನು ಹೆಗ್ಗಡತಿ सबसे अहम ಕೃತಿ है ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. सबसे अहम प्रशस्ति ज्ञानपीठ प्रशस्ति है, उसको लिखना है. देखो पद्मभूषण शायद नहीं रहेगा, देखो, लेकिन ज्ञानपीठ प्रशस्ति तो है उसको. तो इस तरह लिखना है. ये इन्फॉर्मेशन को सेंटेंस फॉर्मेशन में लिखना बहुत ज़रूरी है. इस वजह से वो सेंटेंस फॉर्मेशन करना शायद आपको मुश्किल हो सकता. और टेक्स्ट बुक के लेसन के बाद जो सेंटेंस फॉर्मेशन में राइटर का इन्फॉर्मेशन रहता, हर एक अलग अलग ढंग से सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहेंगे. आपको अलग अलग बाहेट करना मुश्किल होगा. इस वजह से कॉमनली एक कॉमन सेंटेंस फ्रेम कर रहा हूँ मैं. वो कॉमन में सिर्फ इन्फॉर्मेशन फिल करना है. फॉर एग्जांपल कवि परिचय सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए एग्जाम में 1 मार्क्स रहेगा, 2 मार्क्स 2 मार्क्स फॉर इन्फॉर्मेशन. पोएट के इन्फॉर्मेशन के वास्ते 2 मार्क्स रहेंगे. सेंटेंस फॉर्मेशन में लिखने के वजह से 1 मार्क्स रहेगा. इस वजह से सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है. आप क्वेश्चन आंसर के साथ साथ एक दिन पूरे लेसन्स के पूरे 25 to 33 तक के पूरे कॉमन सेंटेंसेस के लिए एक दिन में तैयारी कर दीजिए. करना बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन नंबर 25 कवि परिचय, उसका सेंटेंस कॉमन सेंटेंस कौन सा. डैश रवरु रवरु. यहाँ आप राइटर नेम और पोएट नेम लिखेंगे. पोएट नेम, यहाँ पोएट नेम लिखेंगे. कौन से जिसका आप एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 25 में जो पोएट का नाम वो देकर है एग्जाम में, उसका नाम यहाँ रखेंगे. रवरु
डैश रल्ली। फॉर एग्जाम्पल एक पोएट का मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेसन है आरामित्रा, उसका अगर एग्जाम में आया तो आप लिखेंगे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में आरामित्रा। एग्जाम में आपको इसी तरह फिल इन द ब्लैंक डालना नहीं है, मैं इसलिए डैश डाल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए। रवरू 1935 रल्ली, काला यहाँ लिखना, डैश ಎಂಬಲ್ಲಿ यहाँ प्लेस लिखना, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳ, मंड्या ಜಿಲ್ಲೆಯ, यहाँ प्लेस लिखना होगा, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು। ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು यहाँ रहेगा। अगर यहाँ ಕುವೆಂಪು लिखे, ಕುವೆಂಪುರವರು 1904 ರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, ಜನಿಸಿದರು मीन्स born, फुल स्टॉप। नेक्स्ट इवरू, मैं इसलिए लिखकर बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाए क्लियर से। इवरू बरेदिरुवा प्रमुख कृतिगಳೆಂದರೆ, ये माँ है, आपको मालूम रहे, ये प्रमुख माँ। प्रमुख कृतिगಳೆಂದರೆ, कृतिಗಳು मीन्स बुक्स, कृतिगಳೆಂದರೆ डैश, यहाँ पे बुक्स नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल कैलासम बदुकु बरहा एक बुक नेम है जो आरामित्रा लिख कर है, कैलासम बदुकु बरहा, बदुकु बरहा। मिनिमम 3 बुक्स नेम लिखना है। एक बुक है कामा कैलासम बदुकु बरहा। नेक्स्ट महाभारतದ पात्र संगतिಗಳು, पात्र एक बुक नेम है, पात्र कंटिन्यू। पात्र संगतिಗಳು एक बुक नेम है, सेकंड बुक। थर्ड बुक ಕವಿಗಳ ಬೆನ್ನೇರಿ, ಕವಿಗಳ ಬೆನ್ನೇರಿ। फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस शुरू कर रहा हूँ अभी। लेसन राइटर नेम, व्हेन ही वाज बॉर्न, वेयर ही वाज बॉर्न, विच बुक्स ही रोट। ओके, नेक्स्ट ಇವರಿಗೆ विच अवार्ड्स ही गॉट, डैश प्रशस्तिಗಳು, कौन से अवार्ड मिलकर हैं, नवरत्न राम प्रशस्ति, वर्धमान प्रशस्ति, इस तरह ಇವರಿಗೆ डैश ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು लभिसिवे। क्लियर। ये जो फिल इन द ब्लैंक के अलावा जो नवरत्नाराम प्रशस्ति यहाँ लिखना है, जो भी अवार्ड्स के नाम, नवरत्नाराम प्रशस्ति, अगर नवरत्नाराम प्रशस्ति लिख रहा हूँ, कामा डालकर नेक्स्ट प्रशस्ति लिखना, उसके बाद नेक्स्ट प्रशस्ति लिखना। जो लास्ट में जो प्रशस्ति लिखेंगे उसको अगेन प्रशस्तिಗಳು लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नवरत्नाराम प्रशस्ति राज्योत्सव प्रशस्तिಗಳು यहाँ आ जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा वो। ये कवि परिचय 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 25 है। जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है, ये फिल इन द ब्लैंक के अलावा पूरा आपको बाय हार्ट करना है। इस तरह बाय हार्ट करना है, डैश रबರು, डैश ರಲ್ಲಿ, डैश ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, ಇವರು ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ डैश, ಇವರಿಗೆ डैश प्रशस्तिಗಳು लभिसिवे। इतना बाहट करना, उसके साथ इन्फॉर्मेशन बाहट करना, जो पोएट्स कहीं उसको इसमें फिल करना। आप नोट्स में इसको लिख लीजिए, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो पहली फुर्सत में इसको तैयारी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा सारांश। क्वेश्चन नंबर 26 ಸಾರಾಂಶ। ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 25 ಕವಿ ಪರಿಚಯ। ನೀವು ಕವಿ ಪರಿಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ। ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀವು ಓದಿರುವಂಥ ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ।
ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಹೆಸರನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಳವನ್ನು, ಇವರು ಬರೆತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಮುಂದೆ प्रश्न संख्य 26 ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ अर्थ आಗಿದೆ. मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा. आप इस तरह इसको पढ़ना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 सारांश. इसको लिख लीजिए नोट्स में, इसको बाहर कर लीजिए. इस तरह लिखना है इसको, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स रहना ताकि आपको समझ में आ जाए. इस तरह बाहर करना. डैश रवर डैश रली डैश एंबली जनिसिदर. इस तरह बाहर करना. कवि परिचय मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया. कॉमन सेंटेंसेस बहुत अहम. इसमें एग्ज़ाम की तैयारी का मतलब ये नहीं है कि नोट्स पहले से पढ़े, ये नहीं है उसका. हर मेन की तैयारी करना, उसमें कौन सा मेन रहा, वो मेन में कितना % हम रेडी हैं, ये सोचना बहुत ज़रूरी है. उसके हिसाब से तैयारी भी आपको करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 सारांश मीन्स समरी. सारांश. क्वेश्चन नंबर 26 में पोयम की समरी पूछेगा. कौन सा भी पोयम के 4 लाइन्स देगा, उसकी समरी लिखना होगा आपको. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25 तो कवि परिचय लिख देंगे. 26 ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 26ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 26 ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶ ಇರೋದು. ಆ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. आपको क्वेश्चन नंबर 26 में समरी लिखना शायद मुश्किल हो सकता. समरी किस तरह शुरू करना बोलकर, उसके कॉमन सेंटेंसेस हैं किस तरह शुरू करना. फॉर एग्जांपल कौन सा भी वो पोएम के लाइन्स दे, आप इस तरह शुरू करना. ಈ ಸಾಲುಗಳು ಮೀನ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ओके. आपका पहला काम ये है, जैसा ही पोएम के लाइन्स क्वेश्चन नंबर 26 में जो भी वो पोएम का स्ट्रैंजा देकर रहता, ಯಾವುದೇ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, कौन से भी पोएम के लाइन्स देकर रहेंगे, हमारी ड्यूटी ये है, आपकी ड्यूटी ये है पहली, आप ये लाइन्स किस पोएम के बोलकर आइडेंटिफाई करना. फॉर एग्जांपल वो एग्ज़ाम में देकर है ಕೊರಡ ಕೊನರಿಸಿ ತುದಿಗೆ ಮುಗುಳನಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು, तो आपको समझ में आ जाएगा सविचैत्र. इसी तरह हर पोएम के ताल्लुक से ನಾನೊಂದು ಏಣಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ, अगर ये दिया तो समझ जाते हैं पोएम एणी. इसी तरह हर पोएम के ताल्लुक से कौन सा भी दे, सबर से थोड़ा पढ़े, बार बार आपको समझ में आ जाएगा. ಎಂದೊಡರ್ಜುನ ನಗುತರತವನು ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕೆಂಟಡಿಯ ನೂಕಲು ಕೊಂದನಿ ಸಾರಥಿಯನುತ ಸಮ್ಮರಿಸಿ ಮುಂಜೆರಗ ಬಂದು ಮೆಲ್ಲನೆ ರಥದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಿಂದು ದುಮ್ಮಿಕ್ಕಿದನು ಬದುಕಿದೆನೆಂದು ನಿಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ. अगर ये पोएम दे तो निಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ. इस तरह आपको समझ में आ जाना चाहिए. अगर वो जो 4 लाइन्स हैं वो आपको समझ में आ गया, वो 4 लाइन्स एणी पोएम से है, तो आप यहाँ लिखना एणी. यह लाइन का मतलब ये है, ये लाइन्स को जो उन्हें देकर है एणी पोएम से लिया गया है. क्लियर. नेक्स्ट ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು इस पोएम को बरेदवरु डैश आप लिखेंगे सुकन्या मारुति. सुकन्या मारुति. आप सबसे पहले ये जो 4 लाइन्स हैं ये किस पोएम से लिया गया है वो पोएम नेम लिखेंगे. वो पोएम का लिखे वाले पोएट का नेम क्या, सुकन्या मारुति, ये लिखेंगे. उसके बाद कंटिन्यू करेंगे. ಈ पद्य मीन्स पोएम भावार्थ ಏನೆಂದರೆ, यहाँ आप पहुँचे, अभी आपको शुरू करना है ये पोएम की समरी क्या है. यहाँ पोएम की समरी लिखेंगे 2-3 लाइन्स में, मिनिमम 2-3 लाइन्स लिखना है. देखिए आप क्वेश्चन आंसर पढ़कर रहेंगे पोएम के.
आप पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, इसके हम क्वेश्चन आंसर पढ़ें 1 मार्क्स के हो 2 मार्क्स के, वो समरी में आ जाएंगे, यहाँ लिख सकते हैं। या आपको समझ में आता कन्नड़ लैंग्वेज थोड़ी आती है तो लिख सकते हैं। ನೀವು ಈ ಪದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನೆಲ್ಲದಾದರೂ ಓದಿದರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶವಾಗಬಹುದು ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾದಂಥ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. कोशिश कीजिए। यहाँ समरी लिखना है आपको। ऑलरेडी ये 3 लाइन्स ख़त्म होकर रहते हैं, उसके बाद समरी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में यंदु अगेन हियर पोएट नेम ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾರುತಿ ರವರು ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। क्लियर। अच्छा, कौन सा भी बहुत रेडीमेड फूड दे रहे हैं हम लोग आपको, कौन सा भी पोयम दे वो ये लाइन्स तो रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक शुरू के 3 लाइन्स हम दे चुके हैं, आप लिखेंगे, लास्ट का लिखिए। ऑलरेडी 4 लाइन्स हम रेडीमेड दे रहे हैं, सिर्फ आपको यहाँ पोयम नेम लिखना है या राइटर नेम लिखना है, अगेन हियर पोएट नेम, ठीक है। बीच में आप समरी लिखना है। इसके समरी लिखने के 2-3 तरीक़े हैं। एक तो वो पोएम का स्टैंजा जो देकर है उसको बार बार पढ़िए, अगर वो लाइन्स के आंसर्स आपको याद हैं तो वो लिखे तो आंसर होगा, या आपको इजी कन्नड़ा लैंग्वेज आती है तो वो लिख सकते हैं, या कन्नड़ा पोएम समझकर या लॉन्ग आंसर पढ़कर हैं तो वो भी लिख सकते हैं। आखिरी में कम से कम पोएम तो लिखिए जो वो देकर है, इस जगह पर कम से कम पोएम तो लिखना है। लेकिन ये गलत नहीं होना है, आपको कम से कम इतना तो आना, ये जो लाइन्स ही ये किस पोएम से, आपकी जिम्मेदारी ये है। तो अब इसकी तैयारी इस तरह करना है, तो पूरे पोएम से एक बार पढ़ना है, ठीक है। किसी आपके फ्रेंड को देना, बोलना बीच में कौन सा भी पोएम पूछो, वो पोएम पढ़ेंगे 4 लाइन्स, कौन से भी पोएम पढ़े, आपको ये लाइन्स किस पोएम के बोलकर मालूम होना, ये है आपकी जिम्मेदारी। फॉर एग्जाम्पल, मरविद्दु फलवेनु नेळलिಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ धनविद्दु फलवेनु दयविಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ, आपको समझ में आ जाना ये पोएम वचनಗಳು से अक्का महादेवी लिखकर है। ನೀರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವರಯ್ಯ ಮರನ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಯ್ಯ, तो आपको समझ में आ जाना ये पोएम बसवಣ್ಣ वचनಗಳು पोएम। अगेन दूसरा कौन सा भी पोएम हो, फॉर एग्जाम्पल कोरडा कोनरसी हो, नववधुविनंते सिंगारಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, सविचित्र का पोएम हो, आपको समझ में आ जाना। उसके बाद काडू काडू अलेदावनिगे। और एक बात आप याद रखिए, सिर्फ जो बाहेट करे हैं वो पोएम नहीं आएंगे, कौन सा भी वो दे सकता। गुरी से आके ಸೊರಳಿದ್ದರು ಮೇಲೆ ಬಾಂಧಳವ ನೋಡಿ ಮಿಸುಪರ ವಿಕಿರಣಗಳ, वो हो सकता। या सद्दु ಮಾಡದೆ ಬಾಳು ಬಾಳೆಲವೋ ಜೀವ ಗದ್ದಲದ ಬಿರುದಿರದೆ ಸೇರು ರೇವ ತಟ್ಟೆಯೊಳು ಕರ್ಪೂರ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕರಗುವಲು ದೀಪದೆ ದುರಿಗೆ ತಿಮಿರ ಸರಿಯುವಂತೆ। अगर ये दिया तो भी आपको मालूम रहे वो जो लाइन से किस पोएम से हैं। यहाँ पोएम का नेम लिखना, सद्दु ಮಾಡಿದರು, अगेन हियर पोएट नेम, अगेन हियर पोएट नेम। यहाँ अगर आपको समरी आला लिखो तो पोएम तो उतारना कम से कम। ये सारांश के ताल्लुक से है, ये सारांश की तैयारी इस तरह करना। आपको मालूम होगा क्वेश्चन नंबर 25 कवि परिचय किस तरह लिखना, क्वेश्चन नंबर 26 सारांश किस तरह लिखना। रहा क्वेश्चन नंबर 27, ये टॉपिक अलंकार, और इसमें कमेंट्स में पूछ कर हैं समासा भी पढ़ाओ बोलकर। समासा और अलंकारा एक बार पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। पूरा ग्रामर एक बार पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ग्रामर आपको बाहेट करना नहीं है। फॉर एग्जांपल इसमें सब आपको बाहेट करना है, ये लाइन्स याद रखना है आपको, लेकिन सारांश इसमें ग्रामर में क्या भी वैसा याद नहीं रहता, समझना ज़रूरी है। और जितना एग्ज़ाम के करीब सुनते उतना ताज़ा रहेगा आपका, आप जो सुनकर ही वो। इस वजह से नेक्स्ट क्लास में पूरा ग्रामर पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट टॉपिक है गादे, क्वेश्चन नंबर 28, 27 अलंकार नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। इसको नोट्स में लिख लीजिए और इसको बाहेट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 28 गादे। गादे मीन्स प्रवर्ब, गादे मीन्स प्रवर्ब। गादे को किस तरह लिखना, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 गादे, गादे मीन्स प्रवर्ब, इसको किस तरह लिखना। आपको गादे का लिस्ट ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। और ರೈತ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕದಿರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕುವುದು, पेन्नु खड्गक्किंत हरितवादुदु, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गादे हैं, इसमें आने का चांसेस ज़्यादा है, आप उस पर गौर कीजिए। और अगर पेन्नु खड्गक्किंत हरितवादुदु आया तो उसका आंसर है 2 मार्क्स का, क्वेश्चन में भी है, उसको लिख सकते हैं। ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕದಿರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕುವುದು, ये इम्पॉर्टेंस रैतरु मीन्स फार्मर्स का इम्पॉर्टेंस इसमें लिखना है।
ಗಾದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗಾದೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. क्वेश्चन पेपर के हर क्वेश्चन को बहुत इजी सिंपल लिखने की कोशिश करना और सिंपल तैयारी कर को रहना, अच्छी मतलब ढंग से लिखना, इत्मीनान बख्श आंसर लिखना है. गादे किस तरह लिखना, कौन सा भी वो गादे दे, पहले 2 पॉइंट्स रहते हैं. पहला इम्पोर्टेंस ऑफ गादे, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ गादे, सॉरी इंट्रोडक्शन. गादे मतलब क्या है, किसको हमें गादे बोलते बोलकर फर्स्ट 3 लाइन्स या 4 लाइन्स लिखना है. नेक्स्ट पॉइंट, जो गादे उन्हें देकर है उसको एक्सप्लेन करना है. समझिए आप, फर्स्ट पॉइंट में कौन सा भी गादे रहे, कॉमनली गादे का माना क्या यहाँ लिखना, प्रवर्ब मीन्स वाट, ये लिखना. सेकेंड पॉइंट में जो प्रवर्ब उन्हें देखो है, जो गादे उन्हें देखो है उसको एक्सप्लेन करना है. सी हियर, ಗಾದೆಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ, ಬಾಹೆಟ್ ಕರ್ನ. ಗಾದೆಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ, ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್. ಯಾವುದೇ ಗಾದೆ ಇರಲಿ, ಮೊದಲು ಗಾದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೀಠಿಕೆ, ಗಾದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಗಾದೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗಾದೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಿಜ ಜೀವನ, ಟ್ರೂ ಲೈಫ್. ನಿಜ ಜೀವನ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಲೈಫ್. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅನುಭವದ ಸಾರವೇ ಈ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು. इसे बाहट करना है. ये कौन सा भी गादे दे, ये लाइन लिखना ज़रूरी है. ಮಾತುಗಳು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಇವು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ. 100 ಮೀನ್ಸ್ 100, 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ 100% ಟ್ರೂ. 100 ಗಾದೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವು ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳು. ಇದು ಅನುಭವಿಸಿ ಹೇಳಿದಂಥ ನುಡಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಇವು ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತವೆ. 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ, ಬರೀ ಸತ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅನುಸರಿಸಲು ಅರ್ಹ. सिर्फ गादे ये कॉमन पीपल के सही सच्ची ज़िंदगी के एक्सपीरियंस का निचोड़ है. उतना ही नहीं, ये 100% सच रहते और वो अमल करने के लायक काबिल रहते. जो गादे हैं, कहावतें हैं, उसको हमारी ज़िंदगी में हमें अमल कर सकते. नेक्स्ट, इंತಹ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಗಾದೆಯಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಗಾದೆಯಾಗಿದೆ. फिनिश. फर्स्ट पॉइंट ये लिखना है. मैं समझता हूँ बोर्ड पर 3 लाइन्स लिखा हूँ, आपको 4th लाइन हो सकते हैं. यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पर वहाँ 2 देकर रहेगा गादे, कौन सा भी एक एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर 28 में आपको जो एक्सप्लेन करना है 2 में पढ़कर देखिए, जो आप सुनकर हैं, जिसका माना समझ में आ रहा है, उसको यहाँ आपको लिखना है. वो गादे यहाँ आपको लिखना है. याद रहे, जो 2 हैं वो 2 में 1 को यहाँ लिखना है. ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಗಾದೆಯಾಗಿದೆ. अब पहले से एक्सप्लेन कर देता हूँ. गादेಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ. गादे वेदा के बराबर है. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद का जो लेवल है, जो मानते हैं लोग, इतना ही मानते हैं गादे को, और मानना भी चाहिए, मीनिंगफुल रहते. नेक्स्ट, जनसामान्ಯರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಅನುಭವದ ಸಾರವೇ ಈ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು. ये गादे ऐसा ही नहीं है, कॉमन पीपल के सच्चे सही जिंदगी के तजुर्बे का निचोड़ है ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು. ಇವು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ. ये गादे 100% करेक्ट है ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಲು ಅರ್ಹ, ಅಮಲ್ करने के काबिल है. ಇಂತಹ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ, इस तरह के गादे में डैश ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ गादे, ये भी एक मीनिंगफुल है. ये डैश में आपको जो गादे एक्सप्लेन करना है उसको आप लिखना है. ये डैश में जो गादे एक्सप्लेन करना है उसको आप लिखना है. नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट शुरू करना. ये जो लिखे हैं इसको एक्सप्लेन करना है. ಈ ಗಾದೆಯ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್,
यहाँ है ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು, या ರೈತ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, फार्मर बैकबोन ऑफ द कंट्री अगर है तो ये गादे अर्थ ಏನೆಂದರೆ यहाँ आपको जो गादे है उसको एक्सप्लेन करना होगा ಈಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ में. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಗಾದೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಗಾದೆಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಗಾದೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದಂಥ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಸುಲಭವಾದಂಥ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ एक्सप्लेन ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. यहाँ एक्सप्लेन करना होगा, यहाँ 2-3 लाइन आप एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ एक्सप्लेन करेंगे. क्लियर. अब जो भी फॉर एग्जाम्पल हासिಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು, ಜೆತಿ ಚಾದರೆ ಒತ್ತ ಪೈರ್ ಫೈಲಾನ, इसका ऐसा शुरू करेंगे. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ कितना ಈಸಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು देखो, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮೀನ್ಸ್ ವಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಈ ಗಾದೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. हमें ये गादे को समझकर ज़िंदगी करना चाहिए. लास्ट में कुछ भी एक्सप्लेन कर ले आप, जो भी उसका रिलेटेड एक्सप्लेन करो, कोशिश करे तो आसान होगा. लास्ट में लिखना ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಗಾದೆಯಿಂದ, ಏಚ್ लिखना कंक्लूजन में, ಈ ಗಾದೆಯಿಂದ लास्ट लाइन ಏಚ್ रहना, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಲಿಖ್ ಲೀಜಿಯೇ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗಾದೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಗಾದೆ ಇರಲಿ, ಮೊದಲು ಗಾದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾದೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಗಾದೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಾಸಿಗೆದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ದೇಶ ಸುತ್ತು ಕೋಶ ಓದು ಇರ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೆನ್ನು ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಹರಿತವಾದುದು ರೈತ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೇನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕ್ಯಾ ಭಿ ಡೌಟ್ ನೈ ಸಮಜ್ತಾ ಹೂಂ, ये रेडीमेड फूड है.